द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा जो कि यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज का होगा। दिसंबर 2023 में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। क्वेश्चन होगा 31 से 35 तक, टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। दिसंबर 2023 का पेपर है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक 14 दिसंबर 2023 को यह पेपर कंडक्ट किया गया था। थर्टी 31 नंबर क्वेश्चन है, साथ में आईडी भी लगी हुई है जो कि ऑफिशियल आईडी है। विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। यहां पर लिखा हुआ है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को नोटिस्टिन ने 1945 में डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो पॉपुलेशन का शिफ्टिंग है हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट से लो बर्थ एंड लो डेथ रेट की ओर होता है, जो कि टोटल 4 फेजेस में होते हैं या 4 स्टेजेस में होते हैं। और वहीं से ये क्वेश्चन आ गया है, विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए लो बर्थ एंड लो डेथ रेट। लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, उन्होंने ये बताया था कि हाई से स्टार्ट होगा, हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट से, उसके बाद कुछ कंडीशन उसमें फुलफिल मतलब होंगे, कुछ उतार चढ़ाव होगा बर्थ और रेट में, बर्थ और डेथ में। उसके बाद जो सबसे लास्ट में मिलेगा वो लो बर्थ एंड लो डेथ रेट होगा, जो कि टोटल 4 स्टेजेस में होंगे। तो चौथा जो स्टेज होगा वो कहलाएगा लो बर्थ एंड लो डेथ रेट। तो यहां पर जो 4th स्टेज है वो 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं, फिर बाकी ये राइटअप देख लेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, बर्थ एंड डेथ पर 1000, यहां पर ये इस तरीके से है, लिखा हुआ है पर 1000 बर्थ एंड डेथ रेट। जो ये फिगर आपको दिख रहा है, ये ऊपर का जो लाइन है ये इस तरीके से, ये वाला बर्थ का लाइन होता है, ये कुछ उतार चढ़ाव के साथ में ये हो जाएगा। और ये जो नीचे की लाइन है ये डेथ रेट है, ये इस तरीके से ये। तो हाई बर्थ रेट से स्टार्ट हुआ, पॉपुलेशन का शिफ्ट हो रहा है, पॉपुलेशन इज शिफ्टेड फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ एंड लो डेथ रेट। हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट से स्टार्ट हुआ पहले फेज में, जो कि फर्स्ट फेज होगा। यहां पर 1 है, 2, 3, 4 फर्स्ट फेज में होगा। सेकेंड फेज में हाई बर्थ रेट है बट डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ डेथ रेट होगा। ये डेथ रेट यहां डिक्लाइन हो रहा है बट हाई बर्थ रेट है। तीसरे फेज में लो लेवल ऑफ डेथ रेट होगा बट डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ बर्थ रेट होगा। और जब यहां पर आएगा तो ऑलमोस्ट ये मिल चुका होगा यहां 4th स्टेज में। अब यहां पर ये जो है उतार चढ़ाव होगा और थोड़ा थोड़ा ये हो जाएगा, ये कहलाएगा लास्ट फेज लो बर्थ एंड लो डेथ रेट। तो ये टोटल इसमें कंप्लीट होगा। और ये जो एरिया है बर्थ रेट, बर्थ एंड डेथ का, ये जो है इस केस में ये जो होता है नेचुरल इंक्रीज कहलाएगा, नेचुरल इंक्रीज। और नेचुरल इंक्रीज को अगर हम इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करें तो यहां पर लो से मतलब कि लो ग्रोथ से स्टार्ट होगा और ऐसे से करके ये इस तरीके से जाता है। तो ये वाला जो रीजन है वो नेचुरल इंक्रीज कहलाएगा। तो ये इसको ग्राफिकल मेथड से भी आप समझ सकते हैं, इस तरीके से समझाया गया है। ये तो हो गया। ये जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है ये इट इज जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम। ये टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग ये पॉपुलेशन को चेंज दिखाता है, मतलब जिसमें पॉपुलेशन का जो चेंज है वो हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट से लो बर्थ एंड लो डेथ रेट की ओर होता है। ये हो गया शिफ्टिंग फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू लोअर बर्थ एंड डेथ रेट, ये इनटू 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस में हो गया। अमेरिकन डेमोग्राफर फ्रैंक नोटिस्टिन फर्स्ट प्रोपाउंड द थ्योरी इन 1945। ये जो थ्योरी है इस थ्योरी को नोटिस्टिन ने 1945 में फाउंड किया था, इसको प्रपोज किया था। ये हो गया टोटल, इसका मतलब ये आंसर हो गया और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच एमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय चाइल्ड वीमेन रेशियो। चाइल्ड वीमेन रेशियो से कौन सा इसमें से मेजरमेंट होगा? तो चाइल्ड वीमेन रेशियो बेसिकली क्या होता है? मेजर ऑफ फर्टिलिटी होता है। मेजर ऑफ फर्टिलिटी हो गया। अब जो चाइल्ड वीमेन रेशियो है वो इसका फॉर्मूला कुछ ये होता है, पॉपुलेशन बिटवीन 0 to 5 ईयर्स ऑफ एज, और जो वीमेन है वो वीमेन की एज होगी 15 से 35 ईयर्स के बीच की जो वीमेन है उनको कंसिडर किया जाएगा, और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा चाइल्ड वीमेन रेशियो। और ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फर्टिलिटी एस्टिमेशन ये होता है। तो ये जो
15 से 35 ईयर्स तक की जो वीमेन है उनको कंसिडर किया जाएगा। कुछ बुक्स आप देखेंगे तो कुछ बुक्स में आपको ये 15 से 49 भी मिलेगा, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको 49 ईयर्स ही मिलेगा, ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जो मेन जो कॉज है वो 15 से 35 ईयर्स होगा। इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि ये जो ग्राफ होता है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का, ASFR, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का जो ग्राफ होता है वो कुछ पॉजिटिवली स्क्यूड होता है इस तरीके से। यहां से ग्राफ 15 से स्टार्ट होगा और 49 तक ये जाता है, और 15 से मतलब एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या कि अलग अलग एज ग्रुप में उनकी फर्टिलिटी को लेवल को हम मेजरमेंट करते हैं। तो 15 से 20 ये ऑलमोस्ट मतलब फर्टिलिटी का लेवल तो लो होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग लेवल है, बट इंक्रीजिंग लेवल में होगा, इंक्रीज होगा। और 15 मतलब ये 20 तक होगा, 20 से 30 मान सकते हैं, किसी किसी मतलब 20 से 25 है बट 30 भी मान सकते हैं। इसमें हाई लेवल ऑफ फर्टिलिटी इसमें होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ। तो जिस तरीके, और इसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइनिंग होगा, या 35 तक जाएगा, इसके बाद ये धीरे 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 हो जाता है। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी जो फर्टिलिटी का होता है वो 15 से 35 ईयर्स तक के एज ग्रुप में हम कह सकते हैं कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ फर्टिलिटी होता है। इसी वजह से चाइल्ड वुमेन रेशियो में 0 से 5 और 15 से 35 ईयर्स तक के एज ग्रुप को लिया गया है। जो ये पॉपुलेशन है 0 to 5 और उसके साथ में ये वीमेन का ये एज ग्रुप है इंटू 1000, वेयर 0p is the number of children under age 5 years of age in a particular time and W 35 15, इसका मतलब ये हुआ कि जो W है वीमेन को शो करता है, और 15 to 35 ईयर्स नंबर ऑफ वीमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज इन पर्टिकुलर टाइम, इस किसी एक पर्टिकुलर टाइम में चाइल्ड बियरिंग एज, क्योंकि चाइल्ड बियरिंग एज क्या होता है 15 से 49, बट उस 49 में से भी एक मतलब जिस ग्रुप में जिस एज ग्रुप तक जो हाईएस्ट फर्टिलिटी होती है उस ग्रुप को लिया गया है 15 से 35। तो इस वजह से ये जो चाइल्ड वुमेन रेशियो होगा और ये फर्टिलिटी का मेजरमेंट होता है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फर्टिलिटी मेजर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द सिचुएशन व्हेन द नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज is subtracted from total change in population during a particular duration is called in migration, out migration, net migration, total migration। ये माइग्रेशन पर बेस्ड दे दिया है, बट ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बैलेंसिंग इक्वेशन पर ये क्वेश्चन है, या टोटल पॉपुलेशन पर हम कर सकते हैं, या पॉपुलेशन चेंज पर कर सकते हैं। इन सभी का जो इक्वेशन होता है वो सभी इक्वेशन सेम होता है, वो ये होता है बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन इज इक्वल टू बर्थ रेट, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। ओके, ये जो बर्थ माइनस डेथ है, ये वाला जो बर्थ माइनस डेथ है इसको कहते हैं नेचुरल इंक्रीज। मैं यहां पर NI लिखूंगा इसको, और जो इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन है इसको कहेंगे नेट माइग्रेशन, और ये प्लस होता है। और ये जो बैलेंसिंग इक्वेशन है इसको टोटल पॉपुलेशन कहेंगे या पॉपुलेशन चेंज कहेंगे। तो TP इज इक्वल टू NI प्लस मतलब टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू नेचुरल इंक्रीज प्लस नेट माइग्रेशन। और यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द सिचुएशन व्हेन द नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीजेस इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल चेंज इन पॉपुलेशन। जो नेचुरल इंक्रीज है, जो नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज है वो ये है, और इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये नेट माइग्रेशन मिलेगा। नेट माइग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, नेट माइग्रेशन इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन माइनस नेचुरल इंक्रीज। तो ये टोटल पॉपुलेशन माइनस नेचुरल इंक्रीज इज इक्वल टू नेट माइग्रेशन। यहां पर आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये पॉपुलेशन चेंज का डेफिनेशन, इसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन मालूम होना चाहिए। इसको बैलेंसिंग इक्वेशन भी कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, टोटल पॉपुलेशन चेंज भी कहते हैं। इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। इसमें ये होता है बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स
and the value of the parameter being estimated is called। यहां पर जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक, एक तो ये है और दूसरा है पैरामीटर, और इन दोनों का डिफरेंस। तो जो स्टैटिस्टिक है इसको हम डिनोट करते हैं टी से, और इसका जब एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी। और किसी भी पॉपुलेशन से जब हम सैंपल को सिलेक्ट करके उसका एस्टिमेट निकालते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, वो उसके पैरामीटर के इक्वल होता है। अगर हम उसको डिस्क्रिप्टिव मेजर कुछ भी मेजर किए कर रहे हैं, जो कि ये जो थीटा है ये पैरामीटर कहलाता है और ये पूरे पॉपुलेशन पर बेस होता है, तो पूरे पॉपुलेशन को कैलकुलेट ना करके हम उसमें से कुछ सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस सैंपल का ही एस्टिमेट निकालते हैं, और हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, इसके ट्रू वैल्यू जो थीटा है, इसके इक्वल होगी। अगर यह केस आ जाता है तो यह कहलाता है अनबायस्ड, जो कि अनबायस्डनेस का केस होता है। बट अगर इन दोनों का डिफरेंस हो जाए तो हो जाएगा बायस। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, यहां पर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक टी एंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, और ये क्या है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा बायस। यहां पर बायस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा, ये हो गया। और कुछ बायस को कुछ इस तरीके से ही यहां पर समझाया गया है। बायस इज ए सिस्टमैटिक डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन, वही जो मैंने समझाया एक्चुअल डेविएशन है, और डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर, ये बायस टी। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यही कहलाएगा बायस ऑफ टी, और जो कि ये टी क्या है, एक सैंपल स्टैटिस्टिक है, और स्टैटिस्टिक हमेशा सैंपल के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि रैंडम होता है, और जो पैरामीटर है वो पूरे पॉपुलेशन पर बेस्ड होता है। तो यही है, और वो एक फिक्स वैल्यू होता है। ये दो चीजें हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के डिफरेंस को समझना इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसमें एक फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड एरर है। स्टैंडर्ड एरर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन्स इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर। इसको जो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई √n, ये हो जाएगा। इसमें एक तीसरा है सैंपलिंग एरर और चौथा है नॉन सैंपलिंग एरर। अगर आप डेमोग्राफी पढ़ रहे हैं और डेमोग्राफी के अंदर में जब सर्वे से रिलेटेड जब टर्म आ जाए जो कि सैंपलिंग पर भी बेस्ड होगा, तो यहां पर दो टर्म को समझना बिल्कुल ही जरूरी हो जाता है, सैंपलिंग एरर एंड नॉन सैंपलिंग एरर। तो सैंपलिंग एरर क्या होगा कि सैंपलिंग एरर ये होगा कि आप जब फील्ड सर्वे स्टार्ट करने से पहले जो सैंपलिंग करते हैं, आपको किस सैंपलिंग फ्रेम के अंदर में कितनी यूनिट को कवर करना है, उसके लिए आप जब लैब में बैठ करके या अपने ऑफिस में बैठ करके जो सैंपलिंग करते हैं, उसमें अगर कोई एरर आ जाए वो कहलाएगा सैंपलिंग एरर, और उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। सपोज इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने कोई सैंपलिंग की और जो लिस्ट निकला वो लिस्ट आपने फील्ड में सेंड कर दिया, बट अगले दिन आपको ये मालूम चला कि जो सैंपलिंग एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, कुछ ऐसे यूनिट इंक्लूड हो गए हैं जो कि इंक्लूड नहीं होने चाहिए थे, या आपने उसमें सैंपलिंग करते समय किसी भी तरीके की एरर की हो और वो आपको अगले दिन मालूम चल जाए, तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको आप दोबारा से सही कर सकते हैं और उसको फील्ड में उस लिस्ट को भेज सकते हैं कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सैंपलिंग मतलब जो किया हुआ है डेटा कलेक्शन करना है। बट जो नॉन सैंपलिंग एरर है, ये नॉन सैंपलिंग एरर बियॉन्ड द रेक्टिफिकेशन होता है, मतलब उसमें रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। कैसे? सैंपलिंग एरर तो वो होगा जब आप सैंपलिंग करते समय कोई प्रॉब्लम होती है, कोई स्टैटिस्टिशियन से, रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर से जो प्रॉब्लम होती है वो कहलाता है सैंपलिंग एरर। और जो नॉन सैंपलिंग एरर है वो फील्ड में होता है, जैसे कि इंटरव्यूअर के पास लिस्ट जो है वो लिस्ट बिल्कुल एक्चुअल है, उसको रिस्पोंडेंट के पास पहुंच करके सर्वे करना है, बट वो उसने क्या किया कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, जिस बाउंड्री के अंदर में उसको सर्वे करना था, रिस्पोंडेंट से बात करनी थी, वो बाउंड्री से बाहर चला गया, तो वो डेमोग्राफिक एरर इस तरीके का एक हो जाएगा। दूसरा, क्वेश्चनायर में कुछ तरीके की क्वेश्चन उससे पूछने थी, मतलब रिस्पोंडेंट से उसको क्वेश्चन पूछना था, बट उसने इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी गलतियां की जिसमें कंटेंट एरर भी हो जाता है, और वो जो पहला वाला है वो कवरेज एरर कहलाएगा क्योंकि बाउंड्री को बाहर चला गया। दूसरा जो कहलाएगा वो कंटेंट एरर कहलाएगा, उसको इंटरव्यूअर एरर भी कहते हैं। और वो दोनों एरर जो क्या है वो नॉन सैंपलिंग एरर के अंदर में आता है, क्योंकि सैंपलिंग तो सही हुई थी बट फील्ड में इंटरव्यूअर ने गलती की, तो इस वाले एरर को सही
नहीं किया जा सकता है, उसको किसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम उसको एस्टिमेट करते हैं कि ये हुआ होगा, बट इस सैंपलिंग एरर को सही किया जा सकता है। तो ये दोनों में यही एक अंतर है। इसका इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इसी पेपर में आया हुआ था, मैंने उसमें डिफाइन भी किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है 34 नंबर, इसका आंसर डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड, ये जो होता है वो बायस होता है, और ये इसका आंसर सेकंड नंबर यहां पर सही हो जाएगा। Which among the following is used to calculate the index of aging ratio? Aging ratio जो होता है वो क्या होता है कि तीन तरह के पॉपुलेशन होते हैं। एक पहला होता है इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन और दूसरा दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन और दूसरा होता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसमें दो कैटेगरी होती है, एक तो चाइल्ड वाली और दूसरी वाली ओल्ड एज वाली। और जो इसके बीच की जो पॉपुलेशन है वो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एजिंग पॉपुलेशन से पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ एजिंग रेशियो? एजिंग रेशियो में क्या होगा कि हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन को लेते हैं और उसमें ओल्ड एज पॉपुलेशन के साथ में जो चाइल्ड पॉपुलेशन है उसका रेशियो निकालते हैं, तो यही कहलाता है एजिंग रेशियो। पॉपुलेशन इन 60+ एजेस टू पॉपुलेशन अंडर 15 ईयर्स, ये दोनों डिपेंडेंट पॉपुलेशन है और इन दोनों डिपेंडेंट पॉपुलेशन का आपस में जो रेशियो होगा वही कहलाएगा एजिंग रेशियो। ये हो गया फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर ये फिगर लगाया गया है, इस फिगर को मैंने पीछे के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, सेम वीडियो को, उसी के स्क्रीनशॉट को मैंने यहां पर दिया हुआ है। ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है जो कि इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन होगा, इनका जो एज ग्रुप है 15 से ये जो 60 है तो ये 59 ईयर्स तक हो जाएगा। 59 ईयर्स तक ये जो एज ग्रुप है जो कि वर्किंग ग्रुप कहलाते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन होंगे, ये इनकी संख्या हमेशा डिपेंडेंट पॉपुलेशन और ये जो मतलब डिपेंडेंट जो दो तरीके के जो पॉपुलेशन है इससे बड़ी होगी तो कहलाएगा डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको कहेंगे डी डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में एक तो होंगे 0 to 15 ईयर्स और एक होंगे ये जो 59 है इसके ऊपर 60 से ऊपर। तो ये सभी दो पॉपुलेशन है जो वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। और ये जो पॉपुलेशन है, ये वाला जो एरिया है, ये जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन का ये जो सेक्शन है ये कहलाता है डेमोग्राफिक बर्डन। तो आपको ये भी अगर ध्यान में है, याद है तो अच्छी बात है। तो यहाँ ये जो सेक्शन निकल के आ रहा है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड से निकल के आ रहा है, जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये दोनों पॉपुलेशन होते हैं। और सिर्फ डिपेंडेंट पॉपुलेशन को अगर हम लेंगे तो उस केस में यहां पर ये जो दोनों का रेशियो होगा तो वो कहलाएगा एजिंग रेशियो। तो टोटल यहां पर आपने जो देखा ये इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे। टोटल 5 क्वेश्चंस को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसको कॉपी पर नोट कर लिया होगा। आपके पास ये पेपर भी होगा, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में मैंने इसको अपलोड कर दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ के साथ जैसे जैसे ये क्वेश्चन आते जाएंगे उसके नंबरिंग पर आप प्रिंट आउट अगर आपके पास होगा तो उसमें आप उसको सॉल्व करते चले जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बने रहिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ इसके आगे के और वीडियोस के लिए, जिसमें मैं इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व तो करूंगा ही करूंगा, साथ में कुछ और भी वीडियोस जो कंटेंट स्पेसिफिक होंगे उसको भी मैं लेकर आऊंगा और अपलोड करूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। लाइक और कमेंट करते रहिए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको मैं कंसिडर करूं और अपने आने वाले वीडियोज में उसको इंक्लूड करूं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।